हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। लीजिए, अपक्रियाओं के प्रकार में दूसरा क्या है, वियोजन अपक्रियाएं या अपघटन, मतलब टूटना होता है, डिकम्पोजिशन कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसमें क्या है कि एकल अभिकारक, ठीक है, मतलब एक अभिकारक होता है जो टूट टूट कर कई उत्पाद देता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे, जैसे मान लीजिए उसका जस्ट अपोजिट होता, उल्टा होता है कि संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ना और वियोजन मतलब तोड़ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ए, तो ए ही क्या करेगा, बी प्लस सी में टूट जाएगा। उसमें क्या था, ए प्लस बी मिलके सी सिर्फ एक बना रहा था, मतलब दो मिलके एक बना रहे थे। इसमें एक अकेले ए क्या करेगा, दो में बी और सी में टूट जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं वियोजन अपक्रिया या अपघटन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो अपघटन होता है, वियोजन होता है, वो कई प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लीजिए उष्मीय वियोजन, मतलब इनको तोड़ना तो है, ए को बी और सी में तोड़ना, लेकिन उष्मा दे के भी हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उष्मीय वियोजन। और दूसरा हो सकता है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, उष्मा वियोजन हुआ, प्रकाशीय वियोजन हुआ, और विद्युत वियोजन हो सकता है, मतलब विद्युत अपघटन कह सकते हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं इसमें उष्मीय वियोजन। देखिए, उष्मीय वियोजन में क्या होता है, यहाँ पर उष्मा के द्वारा वियोजन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, यदि मान लीजिए हम लोग फिर सल्फेट लेते हैं, तो FeSO4 ये किस में टूटेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, यहाँ पर यदि मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं दो आयरन है, तो यहाँ पर दो करने के लिए यहाँ से दो से गुणा कर देते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 5 और 3 8, और यहाँ पर 4 दूनी 8, सल्फर 2 है, सल्फर 2 है। ठीक है, बराबर बैलेंस है। तो यहाँ से ये मान लीजिए टूट रहा है, तो उष्मा के द्वारा टूट रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, ये FeSO4 को ले रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो उष्मा देने के कारण ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये क्या है, फेरस सल्फेट है। तो जो फेरस सल्फेट होता है वो हरा रंग होता है इसका, फेरस सल्फेट हरा रंग। ठीक है, और इसका क्या होता है, भूरा लाल, भूरा लाल होता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए चूना पत्थर है CaCO3, तो यदि इसको उष्मा दे रहे हैं, तो उष्मा देने से ये CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यदि चूना पत्थर यहाँ से लिया गया है, चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर को यदि उष्मा देंगे हम लोग, तो कैल्शियम ऑक्साइड, अभी हम लोगों ने देखा है क्या, ये बिना बुझा हुआ चूना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें टूट जाता है, तो ये भी उष्मा देने से टूटता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो वियोजन होता है कि उष्मा देने से फेरस सल्फेट टूट रहा है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तथा यहाँ देख रहे हैं चूना पत्थर टूट रहा है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा देने से टूट रहा है, इसलिए कहते हैं उष्मीय वियोजन। ठीक है, देखिए दूसरा है वैद्युत वियोजन, मतलब विद्युत प्रवाहित करेंगे तब उसका वियोजन होगा। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, यदि मान लीजिए H2O है, H2O पानी है, तो इसमें यदि हम लोग वैद्युत वियोजन कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत वियोजन। ठीक है, तो ये क्या होगा, H2 प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, और O2 और H2, और यहाँ पर लिक्विड। ठीक है, यदि वाटर में विद्युत विसर्जन करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत वियोजन करते हैं, तो वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर के द्वारा इसको समझ लेते हैं। तो इसमें जो विद्युत वियोजन होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि H2 है, ठीक है, H2O है, पानी है, तो लिक्विड है, इसमें मान लीजिए विद्युत वियोजन करते हैं तो H2 और O2 में टूट जाता है। अब इसको हम लोग सिंपली यदि गर्म करते हैं, तो गर्म करने से H2O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में नहीं टूटेगा। ठीक है, लेकिन जब इसमें हम लोग विद्युत का प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत वियोजन करेंगे, तब ये H प्लस ऑक्सीजन में टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक प्लास्टिक का मग लिया गया, इसमें पानी डाला गया, उसके बाद क्या किया गया, दो इलेक्ट्रोड लिया गया। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड, एक को कहते हैं कैथोड। तो एनोड पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है निगेटिव होता है, ठीक है। एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव। तो यहाँ से जब हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ जोड़ी गई है, यहाँ पर की है, ठीक है, स्विच है, तो यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ के यहाँ स्विच को ऑन करते हैं, तो यहाँ पर जब करंट फ्लो करता है तो जो वाटर लिया गया है, पानी H2O है, वो कैथोड और एनोड पर, तो एनोड पर ऑक्सीजन जो कि माइनस होता है, इसलिए एनोड पर प्लस पे जाता है। ये दोनों ग्रेफाइट की क्षण है, ठीक है। ग्रेफाइट का कैथोड लिया गया है और एनोड लिया गया है, तो जो पॉजिटिव होता है उस पर ऑक्सीजन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव होता है इसलिए पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पर जाता है, और जो निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है उस पर हाइड्रोजन जाता है, क्योंकि H+ फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कैथोड पर हमको हाइड्रोजन प्राप्त होता है और एनोड पर हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यदि H2O का वियोजन करके हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग उष्मा दे के डायरेक्ट गर्म करके, इससे हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब इसमें हम लोग विद्युत का प्रवाह करेंगे तभी हम लोग इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं, पहला हो गया उष्मीय वियोजन, दूसरा वैद्युत वियोजन, तीसरा हम लोग देखते हैं प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। इसमें जो वियोजन होता है वो सूर्य के प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिया गया है सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होगा। यदि इसमें मान लीजिए सूर्य के प्रकाश को हम लोग HNu से भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं सूर्य का प्रकाश, HNu इसको कहते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। आगे हम लोग किसी क्लास में समझेंगे HNu क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, Ag सिल्वर और प्लस Cl2 क्लोराइड, ये होगा गैसीय फॉर्म में और ये होगा सॉलिड। अब यहाँ पर बैलेंस करें तो देखिए यहाँ पर 2 Cl है, तो यहाँ पर 2 AgCl लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो क्या होता है कि मान लीजिए सूर्य के प्रकाश में हम लोग AgCl को रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक चीनी का प्याली लें, इस प्रकार से इसमें हम लोग AgCl को रख दें, ठीक है। तो इस पर यदि मान लीजिए सनलाइट आ रहा है तो ये क्या होगा, Ag और Cl में अलग हो जाएगा। उसके बाद इसी के बाद एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, AgBr, ये भी सेम होता है, तो यहाँ पर भी सनलाइट वही रहेगा। उसके बाद 2Ag + Br2, ये सॉलिड और ये भी सॉलिड, ठीक है। ये है सिल्वर क्लोराइड और ये है सिल्वर ब्रोमाइड। तो जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वहाँ से Ag सिल्वर और क्लोराइड अलग हो जाता है। जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को रखते हैं तो यहाँ से फिर सूर्य का प्रकाश रखेंगे तो यहाँ पर Ag और ब्रोमाइड, ठीक, सॉरी ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ठीक है। इस सब क्रिया का यूज हम लोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है। तो कह सकते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया में कि वह अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब ऊष्माशोषी अपक्रियाओं का एग्जाम्पल हम दे ले सकते हैं, या फिर इसके पहले जितना भी देखा गया है, जैसे मान लीजिए प्रकाशीय वियोजन था, ठीक है, उसमें वियोजन था, तो या विद्युत वियोजन था, तो उन सब में कुछ ना कुछ ऊष्मा लग रहा था। तो जिसमें कोई अपक्रिया, जैसे अपक्रिया हो रहा है, अपक्रिया के दौरान हमको ऊष्मा देना पड़ रहा है, हम ऊष्मा दे रहे हैं तब अपक्रिया हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अपक्रिया। जैसे और भी एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं, यदि मान लीजिए N2 + O2 है, तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बनना क्या है, ये बनेगा N2 + O2 मिलके NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 NO बनेगा। नाम लिख देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यदि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के पहले यहाँ जो नाइट्रोजन N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है तथा O2 में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इनको तोड़ने के लिए हम 45 किलो कैलोरी ऊष्मा देते हैं। ये ऊष्मा क्या करते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, फिर जाके यहाँ से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलते हैं और क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इस बंध को इनके बीच के बंध को तोड़ेंगे, मतलब अपक्रिया में क्या होता है, पहले बॉन्ड टूटता है फिर बॉन्ड बनता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं नए बॉन्ड बनते हैं। तो ये पुराना बॉन्ड जब टूटेगा तभी नया बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ पर NO बनेगा, ठीक है। तो यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम ऊष्मा देते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो वह अपक्रियाएं जिसमें अभिकारक के अणुओं को तोड़ने के लिए
ठीक है ना, तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम ऊष्माशोषी कहते हैं। और जिसमें इस मान लीजिए अपक्रिया हो रहा है तो अपक्रिया के दौरान बॉन्ड बनता है तो अपक्रिया में ऊष्मा निकलता है, तो जिसमें ऊष्मा निकलता है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, जो कि हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो यदि अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रहा है तो उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। यदि ऊष्मा लग रहा है, कोई भी अपक्रिया हो रहा है उसमें ऊष्मा दे रहे हैं तब अपक्रिया हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। ठीक है, तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वह अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई यौगिक लिया गया है तो उसमें कोई तत्व है, यदि उसमें अधिक क्रियाशील तत्व को डाला जाए तो उसके यौगिक से उसी को विस्थापित कर दे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, या मान लीजिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट में इस प्रकार से लिखते हैं RXN। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए हम लोग लिए हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 और इसमें डाला गया आयरन Fe, तो यहाँ से क्या होगा, अब देखिए आयरन अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो यहाँ से क्या बनेगा, इसको विस्थापित करेगा तो इसका स्थान खुद ले लेगा, तो हो जाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट और प्लस Cu, कॉपर अलग हो गया। ठीक है, देखिए जैसा कि अपक्रिया है Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट है, इसको हम लोग कॉपर सल्फेट कहते हैं, कॉपर सल्फेट, और यहाँ जो बना ये आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट। ठीक है ना, तो देखिए होता क्या है कि यहाँ यदि मान लीजिए दोनों में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है, ये क्या है, जो नीला है वो CuSO4 है, CuSO4 का विलयन लिया गया है। अब CuSO4 के विलयन में ये जो है आयरन की कील, Fe कील, ठीक है, आयरन की कील है, तो आयरन की कील यदि मान लीजिए हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो यहाँ आयरन का कील जो है वहाँ से Fe निकलता है और विलयन में चला जाता है, और विलयन से जो इसका नीला कलर है वो नीला कलर जो कॉपर सल्फेट के कारण था उसमें से कॉपर निकल जाता है तो इसका कलर हल्का हो जाता है। ठीक है, यदि मान लीजिए एक कील बाहर रखे हैं तो सबसे पहले करना क्या है, एक बीकर में, 2 बीकर में हम लोग 10-10 ml CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, 2 बीकर में CuSO4 का विलयन लेंगे 10-10 ml या 20-20 ml या 50 ml। तो यदि 50-50 ml लिए हैं उसमें दोनों में हम लोग क्या करते हैं, एक को रहने देते हैं, एक में लोहे की कील को डुबोते हैं। जब लोहे की कील को डुबोते हैं तो क्या होगा, लोहे की कील से आयरन उस विलयन में जाएगा और वहाँ से कॉपर निकल के इस आयरन की कील के ऊपर हो जाएगा, जिससे इसका भूरा कलर हल्का हो जाता है और इसमें जो विलयन में नीला कलर था वो भी हल्का हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ से जो कॉपर सल्फेट का विलयन था उसमें यदि कील Fe का डाल रहे हैं तो Fe से आयरन निकल के विलयन में हो जाता है और विलयन से Cu निकल के, यहाँ पर देखिए Cu अलग हुआ तो ये Cu Fe का जो कील था उसके ऊपर भूरा भूरा हल्का हल्का दिखाई देता है। ठीक है, और जो दूसरा था CuSO4 विलयन वो जिस प्रकार लिया गया था जितना नीला था उतना ही नीला रहेगा, जबकि ये हल्का हो चुका होगा। ठीक है, कील को निकालने के बाद, तो कील को निकालने के बाद अलग कील रखेंगे उसको, और जो कील इसमें डुबेगा तो दोनों को मिलाएंगे तो काफ़ी अंतर दिखाई देता है। ठीक है, और हम लोग एक विस्थापन अपक्रिया में एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लिए हैं CuSO4 और इसमें जिंक डाला जाता है Zn, तो क्या होता है, जिंक भी इससे अधिक अब क्रियाशील होने के कारण, कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर देगा, ZnSO4 और प्लस Cu कॉपर बन जाएगा। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया को हम लोग और भी उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए घर पे हैं, ठीक है, तो घर पे एक चेयर है, चेयर पे पापा बैठे हैं। ठीक है, तो यदि आप कहीं से आ रहे हो तो आपके लिए वो चेयर नहीं छोड़ेंगे, मतलब क्या हो कि वो बड़े हैं इसलिए चेयर पर बैठे नहीं छोड़ेंगे। तो इसी प्रकार से यदि मान लीजिए यहाँ पर ZnSO4 हो और ये कॉपर आए कहीं से, कॉपर को डाला जाए तो यहाँ पर नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर
जडियन से कम रिएक्टिव है तो ये जिंक को नहीं हटा सकता है, लेकिन यदि जिंक आए तो कॉपर को हटा सकता है। मतलब यदि आप चेयर पर बैठे हो तो आपके पापा जी आ रहे हैं तो चेयर छोड़ दोगे, मतलब स्थान खाली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि पापा बैठे हैं तो चेयर नहीं खाली होगा। इसलिए अधिक रिएक्टिव, यहाँ देख रहे हैं कि यदि ये कम रिएक्टिव है, मतलब ये आप हो, ये चेयर है, तो यदि मान लीजिए यहाँ से आ रहे हैं पापा तो क्या करोगे, चेयर को छोड़ दोगे, मतलब यहाँ से चेयर छोड़ दोगे और चेयर पर Cu के स्थान पर SO4 के साथ चेयर के साथ जडियन पापा हो गए, ठीक। और यदि मान लीजिए यहाँ पर पापा बैठे हैं और तुम आ रहे हो तो चेयर खाली नहीं होगा, कोई अपक्रिया नहीं, चेयर पर जो बैठा तो वही बैठा रहेगा, तुम जहाँ मर्जी बैठो, ठीक। तो ऐसा होगा, इस प्रकार से विस्थापन अपक्रिया और प्रतिस्थापन क्रिया होता है। तो अब हम लोग समझते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो वह अपक्रियाएं जिनमें उत्पादों का निर्माण यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान के कारण होता है, ठीक। दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान के कारण, मतलब यहाँ पर ये दिया गया सोडियम सल्फेट, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम सल्फेट से Ba निकल के जाएगा यहाँ SO4 के साथ, SO4 के साथ कौन जाएगा, Ba, और जो Na है वो निकल के आएगा Cl2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा SO4 के साथ Ba जाएगा, बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट, और यहाँ से सोडियम जाएगा क्लोरीन के साथ बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसके पहले जो सिर्फ विस्थापन था उसमें क्या होता था, यहाँ से यदि मान लीजिए जिंक, जैसे मान लीजिए जिंक ज़्यादा था CuSO4 के पास, तो CuSO4 से Cu को निकाल देता था। अब वो Cu कहाँ जा रहा है कोई मैटर नहीं है, लेकिन जिंक उसका स्थान ले लेता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, द्विविस्थापन मतलब इसका भी विस्थापन हो रहा है, यहाँ से Ba निकल रहा है, यहाँ से Na निकल रहा है, Ba Na के स्थान पर आ रहा है, Na Ba के स्थान पर जा रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं द्विविस्थापन। यहाँ देखिए BaSO4, SO4 के साथ Ba आ गया, और Cl जो था ब्लू कलर का, इसके साथ यहाँ ब्लैक कलर का क्या था, सोडियम, तो सोडियम यहाँ पहुँच गया, ठीक है। मतलब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से बन गया बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग एक बीकर में कुछ ml 5 ml लें सोडियम सल्फेट, ठीक है, और दूसरे बीकर में लें 5 ml बेरियम क्लोराइड, दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो ये क्रिया हो जाएगा कि बेरियम सोडियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इस प्रकार की अपक्रियाओं को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाओं को हम लोग उपचयन और अवकरण अपक्रियाएं भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन कहते हैं और अपचयन को हम लोग अवकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं रिडॉक्स। यहाँ से RED लिया गया और यहाँ से OX, तो लिख सकते हैं रेडॉक्स। कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है कि रिडॉक्स अपक्रियाएं किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकरण अपचयन या उपचयन और अवकरण अपक्रियाएं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन कहते किसको हैं। तो देखिए जो ऑक्सीकरण अपक्रिया होता है, ऑक्सीकरण का मतलब हो रहा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, यदि किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ या फिर हाइड्रोजन का निकलना भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या फिर इलेक्ट्रॉनों का निकलना, तो यदि ये 3 प्रोसेस हो रहा है, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या तो हाइड्रोजन निकल रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इन तीनों प्रोसेस में हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। उसके बाद यदि इनका उल्टा हुआ, हम लोगों ने क्या देखा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉनों का निकलना, तो जस्ट इसका अपोजिट, यदि ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अपचयन हो रहा है या अवकरण हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके परिभाषा को लिख देते हैं, इसी 3 पॉइंट को याद करेंगे बस काफी है, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए। ओके, तो देखिए ऑक्सीकरण मतलब क्या हुआ, जैसा कि 3 पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा, या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनों का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक है। और इसमें जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन का निकलना हुआ अपचयन। यदि हाइड्रोजन का निकलना हुआ ऑक्सीकरण तो हाइड्रोजन का जुड़ना हुआ अपचयन। यदि इलेक्ट्रॉनों का निकलना, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो क्या कहेंगे, अपचयन हो रहा है। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग दे लेते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ कह सकते हैं कि ये जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, नीचे देखते हैं तो कार्बन प्लस O2, यहाँ से CO2 बन गया। यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो क्या कहेंगे, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। यदि इसी प्रकार से हम लोग और देखें, जैसे मान लीजिए Cu प्लस O2, तो यहाँ बनेगा CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 कर देते हैं और यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है, कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। और इलेक्ट्रॉनों का निकलना भी ऑक्सीकरण, तो मान लीजिए यहाँ पर सोडियम है और सोडियम से Na
प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, Na प्लस में जा रहा है, Na से Na प्लस में जा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर देख लेते हैं, ऑक्सीजन का निकलना। यदि मान लीजिए जैसे यदि जिंक ऑक्साइड हो ZnO, तो यहाँ से कार्बन से यदि क्रिया कराओगे तो क्या होगा, यहाँ से जिंक के साथ ऑक्सीजन है और जिंक के साथ से ऑक्सीजन निकल जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है Zn प्लस CO। जिंक के साथ से ऑक्सीजन हट रहा है, निकल रहा है ऑक्सीजन यहाँ जिंक के साथ से, तो यहाँ पर Zn बन रहा है, CO बन रहा है, तो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। और फिर देख लेते हैं, यदि मान लीजिए हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होगा, तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर यदि H2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, PD और या फिर Na की उपस्थिति में, कैटलिस्ट की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन यदि जुड़ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा CH3, तो यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, यदि मान लीजिए Na प्लस है और प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यहाँ से बन जाएगा Na। यहाँ सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है और यहाँ क्या हो रहा था, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, Na प्लस बन रहा था, यहाँ Na प्लस में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को जुड़ना अपचयन होगा। ठीक है, तो बस ऑक्सीकरण और अपचयन आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जहाँ भी हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है या इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो क्या होगा, अपचयन होगा। ये अधिकतर क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के रूप में CuO प्लस H2, ठीक है, CuO प्लस H2, तो यहाँ से Cu प्लस H2O। देखिए अब इस अपक्रिया में यहाँ CuO ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, कॉपर के साथ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन, और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। तो इस अपक्रिया में दोनों हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, सॉरी यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और Cu के साथ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। ठीक है, तो देखिए अगला हेडिंग है ऑक्सीकरण अपक्रियाओं का दैनिक जीवन में प्रभाव। ठीक है, तो इसमें पहला है संक्षारण, कोरोजन। तो देखिए वह अपक्रिया, कोरोजन किसे कहते हैं, वह अपक्रिया जिसमें कोई धातु ऑक्सीजन, वायु या अन्य रसायनों के संपर्क में आके धीरे धीरे अपक्रिया करके क्षरित होने लगती है। ठीक है, नष्ट होने लगती है। मतलब यदि मान लीजिए कोई भी पदार्थ, कोई भी धातु है, तो वो ऑक्सीजन, वायु या अन्य रसायनों के संपर्क में आके धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो अब संक्षारण क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए लोहे में जंग लगना, ये भी एक संक्षारण ही है। ठीक है, यदि मान लीजिए आयरन है तो वायु के या नमी के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है। या फिर कह सकते हैं कि जो चांदी का कोई भी वस्तु होता है, आभूषण होता है, उस पर काली परत का जमना भी संक्षारण होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि संक्षारण से कैसे हम धातुओं को बचा सकते हैं। तो इसके लिए पहला, यदि हम लोग मान लीजिए कोई भी आयरन है, लोहा है, तो उसको पेंट कर दें यदि, या ग्रीस ऑयल लगा देते हैं, तो भी वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है और वो संक्षारण से बच जाता है। ठीक है, या फिर एक होता है यसद लेपन करके। यसद लेपन का मतलब हुआ कि हम लोग किसी भी धातु के ऊपर या आयरन के ऊपर क्या करते हैं, जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग एसद लेपन कहते हैं। तो पेंट करके या ऑयल ग्रीस लगा के या फिर एसद लेपन करके हम लोग किसी भी धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। तो अगला है ऑक्सीकरण अपक्रियाओं का दैनिक जीवन में प्रभाव, विकृत गंधिका। ठीक है, विकृत गंधिता, जिसको हम रेंसिडिटी भी कहते हैं। विकृत गंधिता को हम लोग समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए वसायुक्त या तेलीय पदार्थ जो होता है वो वायु के संपर्क में आके ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई भी वसायुक्त या फिर तेलीय पदार्थ है तो वो वायु के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं।
मतलब क्या हुआ कि कोई भी तैलीय पदार्थ या फिर वसायुक्त पदार्थ है, खाद्य पदार्थ हैं, जो कि वायु के संपर्क में आके क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन से अब क्रिया कर लेता है तो ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ऑक्सीकृत होने से क्या होता है कि उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, रेसिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इससे बचाना है तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रति ऑक्सीकारक का यूज करते हैं जिससे ऑक्सीकरण ना हो। ठीक है, या उपचयन भी कहते हैं ना इसको, ऑक्सीकरण या उपचयन, तो जिससे ऑक्सीकरण ना हो, इससे बचाया जा सकता है। या फिर मान लीजिए जो खाद्य सामग्री रखना है उसको ठंडे स्थान पर रखेंगे। जैसे मान लीजिए काफ़ी चीज़ों को हम लोग फ्रिज में रख देते हैं जिससे ऑक्सीकरण नहीं होता है और वो बचा रह जाता है। ठीक है, मतलब शाम को कुछ खाना बचा हो उसको भी फ्रिज में रख देते हैं तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीकृत नहीं होगा, तो उससे मतलब गंध में और स्वाद में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के स्थान पर हम लोग नाइट्रोजन को रख के भी इससे बचा सकते हैं विकृत गंधिता से। जैसे जो नमकीन का या चिप्स का पैकेट होता है उसमें जो वायु होता है उस वायु में ऑक्सीजन को हटा के उसके स्थान पर नाइट्रोजन लगा दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो नाइट्रोजन रखने से क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ऑक्सीकृत नहीं होगा और जल्दी वो पदार्थ खराब नहीं होगा। तो जो चिप्स और नमकीन का पैकेट होता है उसमें से नाइट्रोजन गैस को रखा जाता है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस को निकाल के नाइट्रोजन गैस को रखा जाता है। ठीक है, जिससे यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहाँ पर ऑक्सीकृत नहीं होगा, उपचयन नहीं होगा और वहाँ पर वो पदार्थ खराब नहीं होगा। ठीक है, तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। वायुरोधी बर्तनों में रख के भी, मतलब जिसमें वायु ना जाए उसमें रख के भी हम पदार्थ को विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। ठीक है, तो शीतलन द्वारा बचा सकते हैं, फिर प्रति ऑक्सीकारक का यूज करके, फिर नाइट्रोजन का यूज करके, ऑक्सीजन जहाँ पर वहाँ पर नाइट्रोजन का यूज करके, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं कि वायुरोधी, मतलब जहाँ पर वायु ना जाए ऐसे बर्तन में पदार्थ को रख के। ठीक है, तो अब इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हो गया है जो अध्याय फर्स्ट था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।